हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टर रामजी दास राठौर कॉमर्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चैप्टर के अकॉर्डिंगली, तो उसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। इसके पहले हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को समझ चुके हैं। 11 कंसेप्ट्स हमारे साथ थे, ये प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया जा चुका है। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। Then accounting conventions may be defined as a custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among accountants. Accounting accounting conventions differ from concepts in respect to the following. कहने का एस्पेक्ट ये है कि यदि हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को समझने का प्रयास करें तो इसका आशय जो उन्होंने बताया है, तो जो सामान्य रूप से हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं अकाउंटेंट्स ने आपसी सहमति से या मिलजुल करके, उसको हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा डिफरेंस को याद रखें, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और समझने में सुविधा भी रहेगी हमको। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में अंतर क्या है? तो हम सबसे पहले बात करें लीगल पोजीशन की, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैव लीगल एक्सेप्टेंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइंस बेस्ड अपॉन कस्टम एंड यूजेस और जनरल एग्रीमेंट्स। तो इसको आप याद रखिए कि अकाउंटिंग कंसेप्ट लीगली अप्रूव्ड हैं, जबकि वो आपके लिए केवल एक प्रैक्टिस है और आपसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर उसको जारी किया जाता है। Recording versus financial statement. So accounts concepts are the basic assumptions on the basis of which transactions are recorded and accounts are maintained, or accounting conventions are followed in preparing the profit and loss account and balance sheet. तो इसको आप याद रखिएगा। And third one, significance. So these are the uniform set of rules usually followed in recording in transactions, and there are not a so important as accounting concept. तो accounting conventions इतनी ज़्यादा important नहीं है in comparison to concept के। और role of personnel, so there is no role of personal judgment or individual ways in following the accounting concept. तो accounting concept जो हैं जैसी हैं आपको उसी रूप में उसको स्वीकार करना है, याद रखिए। और accounting conventions की हम बात करें तो personal judgment may play a crucial role in the adoption of accounting conventions. तो चूंकि ये तो पर्सनली हैं और एग्रीमेंट बेस्ड हैं, इनको हम आपसी सहमति से यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपका पर्सनल रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट वन, यूनिफॉर्म एडॉप्शन की बात करें तो देयर इज यूनिफॉर्म एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इन डिफरेंट इंटरप्राइजेस। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट सभी जगह यूनिफॉर्मिटी के साथ यूज किए जाते हैं, while as accounting conventions there is no uniformity in the adoption of accounting conventions in various enterprises. तो ये डिफरेंस को हम याद रखें, हमको काम आ सकता है। इसके बाद हम बात करें तो फॉलोइंग आर द मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। 3 आपकी मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस इन्होंने बताई हैं। फर्स्ट वन, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सेकेंड वन, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। एंड थर्ड वन, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव या प्रूडेंस। अब इनको हम डिटेल समझते हैं। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, दैट मीन्स this convention requires that all significant information relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed. In other words, there should be a sufficient disclosure of information which is of material interest in the users of financial statements such as proprietors, present and potential creditors, investor, etc. कहने का एस्पेक्ट ये है कि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है कि बिजनेस के संबंध में जितनी भी आपकी इवेंट्स हैं उन सारे घटनाक्रम को आप अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, क्रेडिटर्स हैं, जिससे कि उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो द प्रिंसिपल इज सो इम्पोर्टेंट दैट द कंपनीज एक्ट मेक ample provisions for the disclosure of essential information in the financial statement of a company. यदि हम कंपनी की बात करें
तो कंपनी के लिए भी ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी आवश्यक जानकारी है आप उस सबको अपने अकाउंट्स में शामिल करें। The pro forma and concepts of balance sheet और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आज प्रिस्क्राइब बाय कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट का अपना प्रो फार्मा है प्रॉफिट एंड लॉस और आपके बैलेंस शीट के लिए। वेरियस आइटम और फैक्ट्स विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर शोन इन द बैलेंस शीट बाय वे ऑफ फुट नोट्स। और उस प्रो फार्मा के अलावा आपकी कोई और जानकारी भी है तो उसको आप एज ए फुट नोट अपनी बैलेंस शीट में शामिल करते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट। कुछ फुटनोट्स आपको बताए जा रहे हैं, जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटीज। फॉर इंस्टेंस अ क्लेम इज अ वेरी बिग सम पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द इंटरप्राइज शुड बी ब्रॉट इन द नोटिस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदरवाइज द स्टेटमेंट वुड बी मिसलीडिंग। यदि आपका कोई केस चल रहा है जिसके बारे में फैसला अभी होना शेष है तो उसको भी आप अपने कंटिंजेंट लायबिलिटीज को बैलेंस शीट बनाने के बाद अलग से शो कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को उसके बारे में पता रहे। If there is a change in the method of valuation of stock or for providing depreciation or in making provision for doubtful debts, it should be disclosed in the balance sheet by way of footnote। यदि आप अपनी मेथड में भी कोई चेंज करते हैं, चाहे वो आपकी स्टॉक वैल्यूएशन की मेथड हो या डेप्रिसिएशन की मेथड को चेंज करना हो या आपका बैड डेट्स के संबंध में प्रोविजन परसेंटेज को घटाना या बढ़ाना हो, तो उसके लिए भी आप फुटनोट में जानकारी दीजिए, जिससे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को आपकी सही जानकारी मिल सके। एंड थर्ड वन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन इन बाय वे ऑफ फुटनोट। और जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं विनियोग, उनको भी हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो चूँकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो उस बेस पर उसको कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जा रहा है, लेकिन आप उसकी मार्केट वैल्यू को अलग से आप एज ए फुटनोट में भी अपने इन्वेस्टर्स को बता सकते हैं, जिससे कि बिजनेस की सही पिक्चर उनको पता रहे। एंड डिस्क्लोजिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स डज नॉट मीन leaking out the secrets of the business for disclosing sufficient information which is the material interest to the users of the financial statement। क्योंकि हम फुल डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बिजनेस सीक्रेट्स को सभी को बताएं। जो काम की बातें हैं केवल वही अकाउंट्स की बातें आप लोगों को बताइए, बाकी अंडरस्टैंडिंग है तो वो चीज़ें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमारे पास सेकंड है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। So this concept convention is an exception to the convention of full disclosure. So according to this convention, items having a insufficient effect or being irrelevant to the user need not be disclosed. These unimportant items are either left out or merged with other items, otherwise accounting statement will be unnecessarily overburdened। कहने का एस्पेक्ट ये है कि जो कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी है, तो फर्स्ट कन्वेंशन जो हमारे पास थी फुल डिस्क्लोजर की, उसका अपोजिट है ये कहने को। तो ये हमको ये बताती है कि केवल बिजनेस के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हीं को आपको शामिल करना है। हर छोटी से छोटी बात को यदि हम अकाउंट में शामिल करेंगे तो हमारा अकाउंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा और अननेसेसरी उस पर ओवरबर्डन रहेगा। तो ट्रिपल ए अकाउंट अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन भी इस संबंध में कुछ कहता है। तो एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस डिसीजंस ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। तो इन्होंने जो परिभाषा दी है, उन्होंने ये बताया है कि कोई भी जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि यदि वो आपके इन्वेस्टर्स के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है तो आप उस जानकारी को निश्चित तौर पर शामिल करें, अन्यथा उस जानकारी को आपको शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू कोहलर, द मैटेरियलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अटैचिंग टू अ स्टेटमेंट, फैक्ट और आइटम whereby its disclosure or the method of giving its expression would be likely to influence the judgment of the reasonable person. It should be noted that what is material for one concern may be immaterial for other. For instance, the cost of small tools may be material for a small repair workshop, but the same figure may be immaterial for Escort Limited similarly। कहने का एस्पेक्ट ये है कि जो मटेरियल और इमटेरियल इंफॉर्मेशन है तो वो
किसी फर्म के लिए मटेरियल हो सकती है तो दूसरी फर्म के लिए इमैटेरियल हो सकती है। जैसे इन्होंने बताया कि एक छोटा सा कोई रिपेयर हाउस है, वर्कशॉप है, तो वहाँ छोटे छोटे टूल्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और वही एक बड़ी कंपनी स्कॉट कंपनी के बारे में बात की तो वहाँ वो इंफॉर्मेशन इमैटेरियल हो सकती है। तो थोड़ा आप उसको याद रखिएगा, तो जिस तरीके से आपके लिए हो। तो दी अकाउंटेंट शुड जज द इम्पोर्टेंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन टू डिटरमाइन इट्स मैटेरियलिटी। तो ये अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैटेरियलिटी को डिसाइड करें कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो हमारे बिजनेस के अकाउंट्स के लिए महत्वपूर्ण है उन घटनाओं को हमको शामिल करना है, और जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको शामिल नहीं करना है। एंड लास्ट वन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का हमारा कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑफ प्रूडेंस। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gains should be ignored। हमको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो भी फ्यूचर लॉसेज हैं उनके बारे में हम अपने बिजनेस में प्रोविजन कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए कोई प्रोविजन बिजनेस में नहीं किया जाएगा। ये आपकी प्रूडेंस और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंगली ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो इसको हम आगे बढ़े तो इन अदर वर्ड्स, तो कंजर्वेटिज्म is the policy of playing safe. Provision is made for all known liabilities and losses, even though the amount cannot be determined with certainty. Likewise, when there are different alternatives for recording a transaction, the one having least favorable immediate effect on profit or capital should be adopted. Following are the examples of the application of principle of conservatism. So first one, closing stock is valued at cost price or realizable value whichever is less। तो इस प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमको जो याद रखने वाली बात है, तो सबसे पहला जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन है तो उसको हम मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम हो उस पर करते हैं। सेकेंड वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज कैरिड इज एंटिसिपेटेड ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। तो जो आपके डाउटफुल डेट्स हैं तो उसके लिए भी हमको इन्होंने गाइडलाइन जो दी हुई है तो हम एक्चुअल बैड डेट्स को माइंड में रखते हैं। एंड थर्ड वन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज सोन ओनली एट सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड। एंड लास्ट वन, फोर्थ, प्रोविजन फॉर अ पेंडिंग लॉ suit against the firm which may either be decided in its favor। तो ये प्रूडेंस कंसेप्ट में आपको याद रखना है कन्वेंशन में। एंड लास्ट इसके इफेक्ट की बात करें तो दी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म शुड बी यूज्ड वेरी कॉस्टली, otherwise it will have two effects। First one, profit or loss will disclose lower profit in comparison to the actual profit, and balance sheet will disclose understatement of assets or overstatement of liabilities in comparison to the actual values। So the above mentioned effects will result in creation of secret reserve which is in the डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो जो हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को समझ रहे थे तो उसमें हमको जो याद रखना है तो फ्यूचर लॉसेस के लिए आप प्रोविजन करेंगे, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट के लिए आपको प्रोविजन नहीं करना है। यदि आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक्चुअल प्रॉफिट आपको नहीं बताएगा, और साथ ही साथ जो बैलेंस शीट आपने बताई है तो बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स की पोजीशन ज़्यादा होगी, लाइबिलिटीज़ आपकी डिस्टर्ब होंगी, तो इस तरीके से आपका सीक्रेट रिजर्व भी बनने की संभावना आपके पास बनी रहेगी, जो कि हमारे बिजनेस में अच्छी नहीं मानी जाती है। तो छात्रों, अभी हमने ये सारी बातें अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर के अकॉर्डिंगली समझी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, और आगे के वीडियोस को भी आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस लाइफ।